हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास का क्या टॉपिक है? डिविडेंड। देखो, बहुत बार क्या होता है ना, हम कहीं पे भी पैसे लगाएं, अब हमारे को बदले में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। आप म्यूचुअल फंड में पैसे लगाओ तो आपको रिटर्न चाहिए, पैसे किसी को ब्याज पे दे दो तो ब्याज चाहिए। ठीक है, बैंक में खड़ा करो तो इंटरेस्ट मिलता है, डिवेंचर्स पे लगाओ तो इंटरेस्ट मिलता है। अब किसी ने शेयर्स पे पैसे मिल लगाए हैं तो उसको क्या मिलेगा? तंबूरा नहीं, उसको मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है? डिविडेंड। पिछली बार अभी मेरे को 10 दिन पहले एक डिविडेंड आया, कितने का? 35 रुपए का। 35 रुपए, 35 रुपीज बस। हाँ, चलो ऐसे मान लो 3500 रुपीज का मेरे को डिविडेंड मिला। ठीक है, 3500 रुपीज। क्या याद रखना है? 35। 35, ठीक है। 35 रुपीज का मेरे को डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड, अच्छा मेरे पास अगर डिविडेंड है तो मैं क्या हूँ? आप आप क्या 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 हूँ मैं? आप तो टीचर ही रहोगे ना? नहीं, मैं इक्विटी शेयर होल्डर हूँ ना। इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। अब अगर इक्विटी शेयर होल्डर कौन होता है? मालिक होता है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। अब अगर जो मालिक है उसमें से उसको डिविडेंड मिलता है, किसमें से? जितना आपने प्रॉफिट कमाया वो सब क्या होता है? मालिकों में बढ़ जाता है धीरे धीरे करके। हाँ सर, बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल बिल्कुल। अब बेटा दो बातें हैं, दोनों बातों में डिफरेंस समझना। अब चार मालिक हैं, चार मालिक हैं, सबके पास 25-25 शेयर्स हैं। ठीक है, चार शेयर होल्डर्स हैं, सबके पास 25-25 शेयर्स हैं। कंपनी ने 100 करोड़ रुपए कमाए, 100 करोड़ रुपए कंपनी कमाती है, सबके पास 25-25 शेयर्स हैं। हर एक शेयर होल्डर को कितने कितने रुपए मिलेंगे? 25-25 करोड़ रुपए मिलेंगे सर। हिसाब लगाने में फटाको एकदम। 25-25 करोड़ रुपए सबको मिलेंगे। अच्छा एक बात बताओ, जरूरी है क्या भैया मेरा प्रॉफिट हुआ तो मालिक को कुछ मिलेगा, नहीं हुआ प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा? हाँ, ये भी बात ठीक है। अब अगर प्रॉफिट नहीं होता है बेटा, अब अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या मालिक को कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बट अगर मैंने लोन लिया है, बात को समझना, अगर मैंने लोन लिया है तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही सिचुएशंस में मुझे पैसे देने पड़ेंगे बैंक को। बैंक तो आ जाएगा अपने पैसे लेने के लिए, भैया तेरे को प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को पैसे दे। पर इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप पैसे तब देते हो जब आपकी कंपनी में प्रॉफिट होता है। चलो एक काम करते हैं, डिविडेंड के बारे में थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करते हैं पहले। अब जो डिविडेंड है, डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड सबसे पहली बात, सारे के सारी डेफिनेशंस कहाँ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 35। इसके अंदर क्या कहा गया है? कहता है डिविडेंड मीन्स एंड इंक्लूड्स फाइनल डिविडेंड, ओ सॉरी, इंटरिम डिविडेंड। डिविडेंड क्या इंक्लूड करता है? डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब ये इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? मतलब ये दो चीजें हैं, दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। देखो, एक तो होती है फाइनल पॉकेट मनी, एक होती है इंटरिम पॉकेट मनी। कई बार क्या होता है, तुमने क्लास में टेस्ट दिया, ठा करके तुम्हारा नंबर है, अब खुशी के मारे, कई बार खुशी के मारे आपको पैसे मिल जाते हैं, या घर पे तुम्हारे पापा है, उन्होंने बोला यार आज तो मस्त कमाई हुई एकदम, ये ले तू भी ऐश कर, 500 रुपये रख ले, है ना? तो वो क्या है, वो फाइनल पॉकेट मनी के अंदर एडजस्ट होगा क्या? नहीं। फाइनल पॉकेट मनी के अलावा मुझे एक और पॉकेट मनी मिल जाती है कभी कभी, जब हमारी कंपनी बहुत खुश है, पापा की कंपनी को बहुत शानदार प्रॉफिट हुआ, उन्होंने क्या कहा, चलिए ले 500 रुपये तू यहाँ भी रख ले, और अल्टीमेटली फाइनल डिविडेंड मेरे को कितना मिला? 3500। 35 इधर से उठाना, हाँ। डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड। अब पहली बात, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखवाता हूं ताकि आपको थोड़ा सा याद रह पाए कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड इज particularly, डिविडेंड is sum of money payable to members of company, to members of company यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी, उन्हीं को देता हूं। कहां से देता हूं? आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो मिलेंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई बात समझ? अब ये क्या होता है? इट इज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। बेटा देखो, सिंपल सी बात है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। इधर देखो सामने, अगर ये मेरा प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन मेरा कौन ले जाएगा? मेरा इक्विटी शेयर होल्डर ले जाएगा, विच इज देयर इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड।
ठीक है, प्रॉफिट का एक हिस्सा। अब जरूरी तो नहीं है ना, देखो सिंपल सी बात है कि अगर आपकी कंपनी को लेट अस से 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 100 करोड़ रुपए का प्रॉफिट थोड़ी बांट दोगे, इसमें से खर्चे भी तो निकालोगे। इसमें से कुछ खर्चे होंगे आपके, कुछ आप रिजर्व्स में ट्रांसफर करोगे, कुछ आपके पास डेप्रिसिएशन होगा बेटा, है ना। ये सब करने के बाद एक पोर्शन बचता है मेरे पास, एक पोर्शन मेरे पास बचेगा। ये जो पोर्शन मेरे पास बचेगा, इसको मैं बांटूंगा एज अ पार्ट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, दैट इज अ प्रॉफिट। तो क्या मैं सही कह रहा हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ कंपनी। जितना प्रॉफिट है उसमें से बाकी खर्चे भी तो निकालूंगा यार, एम्प्लॉयज की सैलरी देनी है। अब मेरी कंपनी में छोटा भीम काम करता है, उसको पैसे देने हैं यार मैंने। या मेरी कंपनी में गब्बर काम करता है, गब्बर, अरे ओ सांबा, सांबा भी काम करता है मेरे यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ। अब सर डिविडेंड मैं किस प्रोपोर्शन में देता हूं, डिविडेंड इज पेड, dividend is paid in proportion to paid up amount on shares, paid up amount on paid up amount on shares। जैसे कि मान लो एक 10 रुपए का शेयर है, आप उस पर डिविडेंड देने जा रहे हो 100%, यानी कि 10 रुपए आप उसके ऊपर डिविडेंड दे रहे हो। अगर 10 रुपए इसने पे किए हुए हैं तो 10 रुपए के अकॉर्डिंग दोगे, अगर इसने 5 रुपए पे किए हुए हैं तो मतलब इसके अकॉर्डिंग आप इसको 5 रुपए ही पे करोगे। डिविडेंड हमेशा जितना पैसा शेयर होल्डर ने पे कर रखा है उसके अकॉर्डिंग उसे पे किया जाता है। ठीक है, आई बात समझ। अच्छा, एक और चीज आपने मेरे साथ पढ़ी है कि जब भी हम व्हेनेवर वी आर पेइंग डिविडेंड, जब भी आपको डिविडेंड पे करना है तो पहले आपको हमेशा पहली प्रायोरिटी पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रखना है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप रखेंगे, इनको पे करने के बाद दूसरी प्रायोरिटी पे आप रखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब भी हम डिविडेंड देते हैं तो वो फिक्स होता है, और उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास हम डिविडेंड लेकर जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पूरी कहानी मैंने आपको वो बिजली जुगनू संतरा की कहानी करके समझाई थी। होप, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको वो याद है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक बार थोड़ा सा कहानी को रिपीट करने की कोशिश करते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, टाइम कम है, पेपर पे ज्यादा ध्यान है आप लोगों का, बट स्टिल कोई बात नहीं, कभी कभी क्लास मजे से भी होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, एक था जुगनू और साथ में था संतरा। ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, जिसमें मैंने क्या कहा था, ये इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। अब इनको पैसा चाहिए था, पैसा चाहिए था, ये गए एक लेडीज के पास, जिस लेडीज का नाम है भोली पंजाबन। भोली पंजाबन, भोली पंजाबन। सर फुकरे चला रहे हो तो संतरा और जुगनू हटाओ ना, वो लगाओ, वो दिलीप और वो चूचा। नहीं यार बेटा, ये नाम ही गंदे गंदे हैं यार, मैं ऐसे नहीं लगा सकता। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स ने इनको अप्रोच किया, और अप्रोच करने के बाद एक सौदा हुआ कि भोली पंजाबन को प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस क्या मिलेगी कि पहले आप इनको डिविडेंड पे करोगे, और इनको जो आप डिविडेंड पे करोगे वो हमेशा फिक्स रहेगा। साथ ही साथ अगर वाइंड अप होती है आपकी कंपनी, तो भोली पंजाबन ने कहा कि पहले मुझे मेरी रीपेमेंट वापस चाहिए, पहले आप मुझे मेरा पैसा वापस करोगे, बाद में अपना पैसा निकालोगे। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो जुगनू और संतरा है यहाँ पर, इनके पास जो पैसा आ रहा है किसके पास आ रहा है, सर भोली पंजाबन लेगी पहले पैसे, उसके बाद इनको देगी। एग्जैक्टली, सो दे आर ट्रू ऑनर्स। पापा पहले स्टाफ के पैसे देते हैं या पहले खुद ही ले लेते हैं, पहले स्टाफ के पैसे देने पड़ेंगे यार, पहले स्टाफ के पैसे देने पड़ेंगे। बोली पंजाबन के पैसे यहाँ पर फिक्स हैं, ये तो देने ही देने हैं। क्या मेरा डिविडेंड फिक्स है, नहीं, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड हियर, डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, डिपेंड्स अपॉन प्रॉफिट ऑफ कंपनी। कंपनी ने जितना प्रॉफिट कमाया है उस पर ये डिपेंड करता है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कम कमाया है तो कम पैसा मिलेगा भैया, क्योंकि मालिक हो आप। अब पापा को एक महीने कमाई होती है 5 करोड़ रुपए, अगले महीने होती है जाकर सिर्फ 50 लाख रुपए। सो अल्टीमेटली आप क्या हो, आप तो ट्रू ऑनर्स हो ना, आप दोनों उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करो भैया। ठीक है, तो आपको जो डिविडेंड मिलने वाला है वो इन चीजों पर डिपेंड करता है। अच्छा, एक और चीज, इक्विटी शेयर होल्डर अब बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फैसले लेने हैं बिजनेस में, चलो ठीक है, हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि भैया अब मान लो कि जैसे गर्मी आ रही है, गर्मी आ रही है तो ठंडा ठंडा वाटर कूलर लगा देते हैं, ओए ठंडा ठंडा, मजा आएगा एकदम। ये हम सोच रहे हैं कि चलो कहीं ना कहीं हम बिजनेस के अंदर अपने ऑटोमेशन लेकर आए। आज से पहले आपकी कंपनी क्या करती है, आपकी कंपनी कंपनी जो है
लिज्जत पापड़ बनाती है, लिज्जत लिज्जत पापड़ तर्रम तुर्रम। अब लिज्जत पापड़ आज तक जो बनाए जा रहे हैं वो लेबर बैठकर बना रही है, बट आप सोचते हो कहीं ना कहीं मैं मशीन्स लगा दूं अब लिज्जत पापड़ की। तो ऑटोमेशन को लेकर जितने भी डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, जुगनू और संतरा। यानी कि जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे वो इनकी वोटिंग पावर से डिसाइड होगा। इन लोगों के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास देयर आर नो वोटिंग राइट्स, देयर आर नो वोटिंग राइट्स। कहता है बट एक चीज याद रखना सर। मैंने कहा क्या? कहता है इनका डिविडेंड फिक्स है। मैंने कहा हाँ। कहता है अब इफ इफ बट preference shareholders are entitled, preference shareholders are entitled for dividend, are entitled for dividend if, कहता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, सॉरी इन डिविडेंड नहीं, फॉर वोटिंग पावर, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स, सॉरी सॉरी गलत लिख दिया मैंने, entitled for voting rights, are entitled for voting राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वोटिंग राइट्स मिलेंगी। कब? कब? इफ डिविडेंड इज नॉट पेड फॉर, if dividend is not paid for 2 years, अगर आपने 2 साल का डिविडेंड नहीं दिया, इस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं तो दोबारा से नहीं बताऊंगा। अगर आपने 2 साल तक इस भोली पंजाबन को पैसे नहीं दिए तो दोस्तों ये जो वोटिंग राइट्स आपके पास है, ये सेम वोटिंग राइट्स इसके पास भी पहुंच जाए। अब बिजनेस को लेकर सारे डिसीजंस लेने की पावर कहीं ना कहीं जो आपके पास थी, अब भोली पंजाबन के पास भी आ जाएगी। आई बात समझ? ठीक है, ऐसा ये है जो हमने आज तक पढ़ा हुआ है। ये तो कहानी थी सिंपल सी जो हमने सीखी। अब एक बात पर आगे चलते हैं। जो डिविडेंड है, जो डिविडेंड है ऑन बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, ऑन बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन, इसको हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वाला पार्ट और ये रहा आपका दूसरे वाला पार्ट। सबसे पहले आता है बेटा एक डिविडेंड जिसको हम फाइनल डिविडेंड कहते हैं या सिर्फ डिविडेंड कहते हैं, और एक और पार्ट आता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं इंटरिम डिविडेंड, और इसको कहते हैं हम लोग इंटरिम डिविडेंड। अब फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखो क्या होता था कि कभी भी हमेशा सिनेरियो चलता कैसे है, आपका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ, एंड होने के बाद अब आप हिसाब किताब लगाओगे कि कितना प्रॉफिट हुआ है कितना नहीं हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है, शानदार हुआ है, तो आप डिविडेंड पे करेंगे, तो आप डिविडेंड पे करेंगे। उसको क्या कहते हैं, फाइनल डिविडेंड। बट कभी कभी मेरे दिल में ऐसा ख्याल आता है कि मेरी जो कंपनी है, मेरी कंपनी को साल के बीच में ही अभी 2 क्वार्टर हुए हैं। क्वार्टर का मतलब बेटा 6 महीने, 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने, क्वार्टर का मतलब पैक से नहीं है यहाँ पे। 2 क्वार्टर हुए हैं पर मेरी कंपनी बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रही है, मतलब वी आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट्स। तो हमने कहा यार इतना पैसा अगर हम लोग कमा रहे हैं तो लेट्स पे डिविडेंड। पर क्या एक बात बताओ, क्या ये डिविडेंड पे करने का टाइम है? नहीं सर, अभी तो 2 ही क्वार्टर हुए हैं, ये तो पूरी बोतल खत्म होने के बाद पे करना है, मतलब पूरा साल खत्म हो जाएगा तो आपको पे करना है। आप पहले कैसे पे कर रहे हो? अगर आप पहले पे करते हो तो इसको कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। आसान भाषा में बोलूं तो व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बिटवीन, dividend declared between two AGMs, declared between two annual general meeting, उसको क्या कहते हैं, interim dividend. So it is generally proposed and finalized by board of directors. ये proposed भी किया जाता है और finalized भी किया जाता है सिर्फ एक ही इंसान से, that is by board of directors. बता दिया मैंने आपको कब होता है, जब बहुत ही बढ़िया आप परफॉर्म कर रहे हैं। Final dividend, it is declared at annual general meeting. Declared at annual general meeting. यहाँ पे इसे जब प्रपोज करते हैं कि चलो आओ डिविडेंड बांटें, प्रपोज करते हैं तो ये प्रपोज करने का जो पार्ट है, दिस इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इसको फाइनलाइज कौन करता है? इसको फाइनलाइज करते हैं खुद शेयर होल्डर्स। इट इज डन बाय शेयर होल्डर्स एट जनरल मीटिंग,
shareholders at general meeting by passing resolution. जैसे आप रेजोल्यूशन पास करेंगे, सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा है तो मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। इस रेजोल्यूशन को जैसे ही आप पास कर देंगे आपका डिविडेंड हो जाएगा क्लियर। सर एक बात बताओ, अब ठीक है, अभी तो आप लोगों के माइंड में ये बात आई नहीं है। प्रॉफिट हो गया, चेक करूंगा, मैं अकाउंट बनाऊंगा, अकाउंट बनाने के साथ साथ डिविडेंड के साथ कहाँ रखूंगा, अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में। इस एनुअल जनरल मीटिंग में मेरे बहुत सारे शेयर होल्डर्स आएंगे और आकर क्या करेंगे, कहेंगे ठीक है भैया, जो तुमने डिविडेंड दिया है वो हमारे को मंजूर है। मंजूर है मतलब सर एक मिनट रुको, एक डाउट आ गया, बताना। अगर मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं हम 10% डिविडेंड देंगे, 100 रुपए का हमारा शेयर है सर, 10% देंगे यानी कि 10 रुपए, ठीक है। बट जो शेयर होल्डर है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं सर फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड में ऐसा कुछ भी अप्रूवल नहीं चाहिए, ये सब कुछ बोर्ड ही डिसाइड करेगा। यहाँ तो शेयर होल्डर कहता है नहीं मुझे तो 100% डिविडेंड चाहिए, अब क्या होगा, नहीं मिलेगा। ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बताया है, आप इसे रिड्यूस कर सकते हो जरूर, आप इसे कम कर सकते हो, बट आप इसे इंक्रीज नहीं कर सकते। वो 10% बोल रहा है, आप बोलो 5% चाहिए, 5% मिल जाएगा, पर ज्यादा करने के लिए मत बोलो, ठीक है। जैसे तुम घर पे क्या होता है, घर पे बहुत बार तुम्हारे को पॉकेट मनी मिल रही है, कभी बढ़ाने के लिए बोलते हो नहीं। तो और सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, घर पे मामा आए, कुछ भी आए, सो लेट अस से वो तुम्हारे को दे रहे हैं बेटा 2100 रुपीज, ठीक है। तुम ये बोल सकते हो कि मामा 2100 नहीं, आप कम से कम 3100 तो दो, नहीं, इसके अंदर से आप कम जरूर करवा सकते हो, नहीं भी करवाना चाहोगे तो भी मम्मी कम करा देगी। 1100 रुपीज में जैसे सौदा हो गया भाई कि बच्चों को 1100 दे। सो जस्ट लाइक दैट यहाँ पर जो आपके शेयर होल्डर्स हैं ये कम जरूर कर सकते हैं। आपके शेयर होल्डर कौन है, आपके शेयर होल्डर यानी कि आपके मालिक, आपके इन्वेस्टर, आपके पेरेंट्स। सामने वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से कोई आया, आप उसके घर रहने गए थे मामा के घर, वो आपको दे रहे हैं 2100 रुपीज, मम्मी ने कहा नहीं, कम कर दे इसको, बढ़ाने के लिए नहीं कह सकते हो आप, बट आप कम करने के लिए जरूर कह सकते हो, ठीक है। आई बात समझ। अच्छा सर एक और चीज, हाँ पूछो पहले नोट कर लो इसको अच्छे से, चलें बेटा आगे। अच्छा एक बात मेरे को बताओ यार, कि मैं डिबेंचर्स पे डिविडेंड पे करता हूँ, है ना, ऐसा ही होता है ना बेटा। अरे मेरा कर्सर कहाँ भाग गया, एक तो मेरा कर्सर थक जाता है, थोड़ी सी ज्यादा क्लास हो जाए तुम लोगों के साथ, ये रहा, ठीक है। अब मैं पे करता हूँ डिबेंचर्स पर डिविडेंड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिबेंचर्स पर, सॉरी हम पे करते हैं इंटरेस्ट, हाँ सर हाँ, डिवेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करते हैं। और अगर मैं बात करूं बेटा इक्विटी शेयर्स की, तो इक्विटी शेयर्स पर जो हम पे करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड। अब पेपर में कुछ नहीं करेगा, पेपर में तुम लोग सोच के जा रहे हो कि मेरे को इक्विटी शेयर्स और डिवेंचर्स में डिफरेंस पूछेगा, नहीं, उसने पूछ लिया कि इंटरेस्ट और डिविडेंड में क्या डिफरेंस है, ये बता दो मेरे को। बच्चा पता क्या कहता है, कह रहा ये तो क्लास में कराया ही नहीं मेरे को, भाई ये तो यार टीचर ने कराया ही नहीं बेटा नहीं, सब आता है आपको, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़े से कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से बच्चा यहाँ पर लैक कर जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। अच्छा देखो बहुत सिंपल सी भाषा लिखूंगा मैं यहाँ पे, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इन पर हम क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पे करते हैं। और यू कैन से डिपॉजिट्स एज वेल, डिपॉजिट्स पर भी तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। इक्विटी शेयर्स की अगर मैं बात करूं, सो डिविडेंड इज पे, आई मीन डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड इज पेड ऑन शेयर्स, इज पेड ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसके अलावा हम किसी पर भी आई मीन डिविडेंड नहीं देते हैं, सिंपल सी बात है। अब एक और चीज, इंटरेस्ट बेटा आपको पे करना ही है, इंटरेस्ट तो कर्जा है, इंटरेस्ट इज अ डेट, वो एक डेट है, आपको पे करना ही करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे ना हो भैया, उनको कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर डिविडेंड इज नॉट अ डेट, डिविडेंड इज नॉट अ डेट, डिविडेंड डेट नहीं है, डिविडेंड तो आपको प्रॉफिट होगा तो आपको देना है,
अच्छा, और अच्छी प्रेजेंटेशन करने के लिए आप लिख सकते हो डिविडेंड बिकम्स डेट, डिविडेंड बिकम्स डेट ओनली आफ्टर, डेट ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन, ओनली आफ्टर डिक्लेरेशन। एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो ही आपका जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर आई मीन डेट बनता है। आपने डिक्लेयर नहीं करा तो वो डेट नहीं बनेगा। आपने पूरी दुनिया को बुलाया, ढोल पीट दिया कि हमारी कंपनी जो है आओ आओ आओ, हमारी कंपनी डिविडेंड देने जा रही है। अब डिविडेंड देने जा रही है और आपने मना कर दिया, आपने डिक्लेयर कर दिया ना, अब देना ही पड़ेगा। जैसे ही आपने डिक्लेयर कर दिया अब वो कर्जा बन गया, अब तो देना ही पड़ेगा। अब एक और चीज पे बात करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात, इंटरेस्ट इज पर्टिकुलरली अ चार्ज ऑन प्रॉफिट, इंटरेस्ट इज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। ये तो जब से हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया तब से हम लोग खुद ही पढ़ रहे हैं। वेयर एज डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इज एन appropriation of profit, of profit। अब यहाँ पर जो डिविडेंड है वो कहीं ना कहीं दैट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का एक हिस्सा है। देखो, हिस्सा ही तो लेके जा रहा है, ये दिखाया था ना, हिस्सा ही तो लेकर जा रहा है। कह रहा इतना सारा पैसा है तुम्हारे पास, थोड़ा सा मेरे को भी दे दो यार, है ना। अब अगली चीज बेटा, जो डिविडेंड है, डिविडेंड कैन बी पेड आउट ऑफ, can be paid out of profits available, प्रॉफिट्स अवेलेबल। जो आपके पास प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं सिर्फ उसी में से ही आप अपने डिविडेंड को पे कर सकते हो। याद रखना, उसके अलावा आपको प्रॉफिट होगा तभी तो। अच्छा देखो, सिंपल सी बात है, यहाँ पर जुगनू और संतरा को अगर प्रॉफिट होगा बेटा तभी तो वो घर लेकर जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ ये प्रॉफिट मेरे पास है ही नहीं, अगर मेरे पास ये प्रॉफिट ही नहीं है तो ये घर क्या लेके जाएगा, कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड सी बात है, मालिक है ये तो। अब मेरे को प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो ये कुछ घर लेके जाएगी नहीं, ठीक है। बट अगर मैं बैंक की बात करूं, अगर मैं बैंक की बात करूं तो बैंक वाला तो मेरे घर पे पहुंच जाएगा इंटरेस्ट लेने के लिए। भाई साहब, चाहे प्रॉफिट हो ना हो, चाहे कुछ हो ना हो, मेरे को मेरा पैसा दे दो। इंटरेस्ट इज पेड आउट ऑफ, इज पेड आउट ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी, एसेट्स ऑफ कंपनी और प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास रिजर्व्स पड़े होंगे, रिजर्व से निकाल के दो पैसा मुझे। रिजर्व्स नहीं है तो मुझे मतलब नहीं है, एसेट बेचो और मुझे पैसा दो। बैंक तो सीधा यही कहेगा, है ना, बैंक तो सीधा यही कहेगा आपको। आप देखो, चलें आगे बेटा। देखो, अब सबसे पहले होता क्या है, डिविडेंड डिक्लेयर कैसे किया जाता है। ओप्स, ये तो खत्म हो गया। अरे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। अब डिविडेंड पे कैसे होता है, व्हाट इज पर्टिकुलरली, मतलब आप कहना क्या चाहते हो, डिविडेंड डिक्लेयर कैसे होता है। सर मतलब प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, हाँ, प्रोसीजर फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को डिक्लेयर करने का प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहली बात, देखो क्या होता है बेटा, फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होगा, इसको पेपर में मत लिखना, बताऊंगा। फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होगा तो आपके अकाउंट्स अब क्लोज होंगे, अकाउंट्स क्लोज होंगे, साथ के साथ ऑडिट होगी। ऑडिट होने के बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा और ये सारे के सारे आपके अकाउंट्स जो हैं ये आपकी बोर्ड मीटिंग में जाएंगे। इस बोर्ड मीटिंग में आपकी कंपनी के अकाउंट्स ऑडिट रिपोर्ट के साथ फाइनलाइज किए जाएंगे। इस बोर्ड मीटिंग के अंदर हम लोग एनालाइज करेंगे कि भैया कितना प्रॉफिट अपने को हुआ है। ये होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। ये प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर ऐसा हमारा होगा। वैसे अगर बताऊं तो पहले ये अकाउंट्स जो हैं ये पहले हमारी कंपनी ही फाइनल करेगी, उसके बाद ऑडिटर अपनी रिपोर्ट्स देगा। अब बट हमने पेपर में कैसे लिखना है, पेपर में लिखना है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे हमेशा फाइनल डिविडेंड की बात करेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड बाय कंपनी, बाय कंपनी इन बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले अगर डिविडेंड कहाँ डिक्लेयर होता है, बोर्ड मीटिंग में, और फाइनल कौन करता है उसे,
शेयर होल्डर्स। याद रखना, मैंने आपको बताया डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं बोर्ड मीटिंग में, फाइनल करते हैं शेयर होल्डर्स। अब आपने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, क्या बताया था मैंने, जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर होगा, डिविडेंड डिक्लेयर होते ही इट बिकम्स अ डेट। ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर होते ही यहां से विद इन 5 days, 5 दिनों के अंदर, विद इन 5 days यू आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अमाउंट। जितना आपका डिपॉजिट का अमाउंट है उसको डिपॉजिट करना है। डिपॉजिट डिविडेंड, यू आर गोइंग टू डिपॉजिट डिविडेंड इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। एक सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको ये डिविडेंड डिपॉजिट करना होता है। जिस दिन आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया, अब यहां से आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं, विद इन 30 days, वहां पे 5 दिनों से कोई मतलब नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर होते ही विद इन 30 days यू आर रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि आपकी पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो जाए, पेमेंट ऑफ डिविडेंड आप कर पाओ। 30 दिनों के अंदर यहां से डिविडेंड की पेमेंट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब 30 दिन के अंदर आपको पेमेंट करनी है। सर अब दो बातें होंगी, ठीक है, या तो आप पेमेंट कर पाओगे या तो पेमेंट नहीं कर पाओगे। या तो पेमेंट, डिविडेंड की पेमेंट को लेने के लिए जितने भी आपके पास शेयर होल्डर्स हैं, या तो सारे के सारे आ जाएंगे, या तो कुछ, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है की तरह गायब हो जाएगा, है ना। उसमें हो गया था ना, सलमान खान गायब हो गया था, कहता है इसमें सीधा सीधा बंदा गायब हो जाएगा। कहता है सर अब देखो, if dividend is not claimed in 7 days, is not claimed, कब तक क्लेम नहीं होता, आपके 30 दिन खत्म हो गए, 30 दिन के अंदर पेमेंट करनी थी, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, आपने जहां भेजा वहां किसी ने रिसीव ही नहीं किया। कहता 7 दिन और वेट करो, विद इन 7 days, विद इन 7 days 7 दिन और इंतजार करो, वरना ट्रांसफर कर दो अमाउंट। यू आर गोइंग टू ट्रांसफर अमाउंट टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट, टू अनपेड डिविडेंड अकाउंट। यानी कि ऐसा डिविडेंड जो आपकी कंपनी ने डिक्लेयर तो किया है, बट उसे हम पे नहीं कर रहे, या हम पे नहीं कर पाए। ठीक है, आपको सामने शेयर होल्डर मिला ही नहीं। जैसे बहुत बार पहले क्या होता था यार, हम लोग छोटे बच्चे होते थे, मजे लेने के लिए क्या करते थे, पड़ोसी के नाम पे ऑर्डर प्लेस कर देते थे, है ना, पड़ोसी के नाम पे ऑर्डर प्लेस कर देते थे। अब वहां पे वो जाता था, उसको कोई मिलता ही नहीं था। ठीक है, तो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ये पैसा चला जाएगा अगर आपको नहीं मिलता। अब यहां से आपको इंतजार करना है फॉर 7 years, 7 साल। हाँ, टाइगर वाली एक था टाइगर, देखिए ना, उसमें आफ्टर 7 years अब ट्रांसफर अमाउंट टू IEPF, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये बताऊंगा क्या होता है, सारी चीजें समझाऊंगा, बट अभी नहीं। अब एक स्पेशल नोट करके लिख लो, ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड वाली बात है ना, यहां से एक स्पेशल नोट बनाते हैं। पॉज करो, पॉज करो। नेक्स्ट इज स्पेशल नोट। अब ये स्पेशल नोट क्या कहता है, कहता है सर देखो, आपकी पेमेंट ऑफ डिविडेंड होनी चाहिए थी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड की डेट से यहां से 90 दिन के अंदर, विद इन 90 days, विद इन 90 days, oops, ये क्या हो गया, नाराज हो गए तो, यहां से विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days। सर ये क्या हुआ था, एकदम बीच में तीर कमान चल गया था, ऐसे हो जाता है यार कभी कभी, बेचारा लैपटॉप है, मशीन है, कभी कभी थक जाता होगा ये। यहां से विद इन अ पीरियड ऑफ 90 days द कंपनी इज गोइंग टू पब्लिश ऑन वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करोगे, क्या क्या पब्लिश करोगे, क्या क्या चीजें डालोगे। देखो, सबसे पहली बात जो आपको अपनी वेबसाइट पर डालनी है, दैट इज नेम ऑफ शेयर होल्डर्स, नेम ऑफ शेयर होल्डर। कौन सा शेयर होल्डर जिसका डिविडेंड अनपेड है, whose dividend is unpaid, is unpaid। जैसे आप समझ लो, छोटी सी बात है, जो चुलबुल पांडे हैं, चुलबुल पांडे उर्फ रॉबिनहुड पांडे, इनका डिविडेंड नहीं किया,
तो आप इसका नाम लिखोगे कि चुलबुल पांडे जी को डिविडेंड नहीं दिया। और उनका देयर एड्रेस जो भी आपके पास लेटेस्ट अवेलेबल एड्रेस है वो आप वहां पर लिखोगे। और साथ ही साथ अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड ये हर कंपनी अपनी वेबसाइट पर इस चीज को करेगी ही करेगी बेटा, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, आई बात समझ। अब 7 दिन के अंदर वो बंदा नहीं मिला तो कोई बात नहीं, 90 दिन के अंदर वेबसाइट पर डिटेल डाल दो। जिस दिन उस बंदे को याद आएगा तो उस दिन क्या होगा, सीधा सीधा वो आपको कांटेक्ट कर लेगा, आप उसे पे कर देना उस दिन। अब आई बात समझ। अच्छा सर, अगर मैं यहाँ पे पैसा ट्रांसफर करने में लेट हो जाता हूँ 7 दिन में, तो यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। आगे यहाँ पर लेट हो जाता हूँ पेनल्टी लग जाती है, यहाँ पे इंटरेस्ट देना पड़ता है 12% ऊपर वाले पे। अच्छा, ठीक है सर। अगर मैं ऐसे करूं कि मैंने बोल दिया मैं डिविडेंड डिक्लेयर करूंगा, पर मैं ना करूं, मैं ऐसे बोल दूं कि अप्रैल फूल बढ़ाया, तुमको बड़ा मजा आया, मारेगी गवर्नमेंट घेर घेर के। अप्रैल फूल बनाया, छोटे बच्चों वाली बात चल रही है क्या? अच्छा, अब एक और चीज, अब अगर आपको डिविडेंड पे करना है तो कहां से पे करोगे? सिंपल सी बात है, सोर्सेस ऑफ डिविडेंड। सोर्सेस ऑफ डिविडेंड, पैसा कहां से आएगा डिविडेंड को पे करने के लिए? कह रहा सबसे पहली बात तो प्रॉफिट्स फॉर द ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर, प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर। इस साल आपने कितना पैसा कमाया है, उस पैसे में से आप डिविडेंड को पे कर दो। ठीक है, उस पैसे में से आप डिविडेंड को पे कर दो। अब अगली बात, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले साल, चलो बात करते हैं, आप 2009 में हैं, 2008 में, इस साल तो आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, पर पिछले साल आपको 50 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 20 करोड़ रुपया आज भी आपके पास बचा हुआ है। तो इस बचे हुए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो पिछले साल को बिलोंग करता है, वहां पर उससे आप पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, आई बात समझ। पर बेटा याद रहे, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के अंदर यू आर गोइंग टू एक्सक्लूड, इसके अंदर आपको इंक्लूड नहीं करना होता। क्या क्या इंक्लूड नहीं करना होता? अनरियलाइज्ड गेन्स, अनरियलाइज्ड गेन्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ नोशनल गेन्स इनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब कैसे? और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, आप कह रहे हो मुझे फायदा हो गया, लॉ कहता है ऐसे फायदे से डिविडेंड नहीं बटेगा। ठीक है, ओके। और एनी चेंजेस इन वैल्यू ऑफ एसेट ड्यूरिंग, आई मीन इफ आई टॉक अबाउट और मेजरमेंट ऑफ एसेट और एट फेयर वैल्यू, दैट इज स्ट्रेट अवे गोइंग टू बी एक्सक्लूडेड। सिंपल सी बात समझो, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स आपने करा, वैल्यू बढ़ गई, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया आपको, कहता ना ना ना, उससे डिविडेंड पे नहीं करेगा, उससे डिविडेंड पे नहीं करेगा। कह रहा है अब बिल्कुल बस की नहीं है पैसा पे करना, कहता है मनी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मनी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पता ये वाला सेक्शन मेरे को हमेशा याद रहता है। बताओ कितने पॉइंट्स लिखे तुम लोगों ने? सर 1 2 3, 1 2 3, सिंपल, ये लो है। हाँ देखो 1 2 3 3 पॉइंट मैंने लिखवाया, ये 3 ऊपर लिख दिया मैंने, 1 2 3, 1 2 3 ही 1 2 3, पिक्चर भी आई थी 1 2 3, याद है ना? अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे को, क्या कंपनी, क्वेश्चन क्या है, कैन अ कंपनी डिक्लेयर प्रॉफिट, कैन अ कंपनी डिक्लेयर डिविडेंड, सॉरी, डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट?
क्या कंपनी अपने कैपिटल प्रॉफिट को यूज करते हुए कुछ डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? अब आधे बच्चों को तो बैंगन यही नहीं पता कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है। अच्छा, कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है सर? देखो बेटा, प्रॉफिट बाय सेल ऑफ कैपिटल एसेट, प्रॉफिट बाय सेल ऑफ कैपिटल एसेट। जो आपका कैपिटल एसेट है, आपने उसको बेचा, आपने एक मशीन खरीदी थी 5 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए को बेच दी। क्या आप उससे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो? बताओ। यस, बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। कह रहा बिल्कुल कर सकते हो, आपका प्रॉफिट ही तो है, वो भी प्रॉफिट है ना। कह रहा हाँ 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 प्रॉफिट है। कहता ठीक है। कहता पहली बात, कैपिटल प्रॉफिट शुड बी, capital profit should be actually realized, should be actually realized, वो सच में रियलाइज होना चाहिए। अगली बात, एओए ऑथोराइज करता हो, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस बात को ऑथोराइज करते हो, डिसअलाउड ना करते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज सरप्लस शुड रिमेन आफ्टर वैल्यूएशन, शुड रिमेन आफ्टर वैल्यूएशन। जब आपने वैल्यूएशन करवाया ऑफ टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, उसके बाद आपके पास सरप्लस बचा। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो बिंदास, कह रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहा आप दो डिविडेंड, मेरे को क्या प्रॉब्लम है। ये तीनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हो तो दो, ठीक है। बट याद रहे, नॉट बाय रीवैल्यूएशन रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन से आप पे नहीं करोगे। ठीक है, आई बात समझ। अब एक और चीज, जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं बेटा, जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, पहले पॉज करो, यहां पे बताता हूं, पॉज करो। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले जो भी आपके पास प्रॉफिट्स आते हैं, इन प्रॉफिट्स में से आप पहले माइनस करते हो ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, साथ ही साथ माइनस करते हो डिविडेंड। ये दोनों चीजें यहां पर माइनस की जाती है। माइनस करने के बाद जो ये फिगर आएगी, सॉरी डिविडेंड नहीं, डेप्रिसिएशन है वो। डिविडेंड डिविडेंड बोलते बोलते क्या हो गया है मुझे, ये डिविडेंड नहीं है, ये डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर डिविडेंड नहीं है, दिस इज डेप्रिसिएशन। अब इस अमाउंट पे कहीं ना कहीं बात की जाएगी कि इसमें से कितना पैसा हम कहां पर ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको कोई पिछले साल के लॉसेस हैं, वो भी आप यहां पर सेटल करते हो, माइनस प्रीवियस ईयर लॉसेस। कोई बात नहीं, ये सारी चीजें एक एक पॉइंट करके बताऊंगा, एक एक पॉइंट करके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि प्रॉफिट्स जो भी आपके पास आएंगे, जो भी प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल हैं, उसमें से आप रिजर्व में कुछ पोर्शन ट्रांसफर कर सकते हो। अब एक एक करके ना इस पॉइंट के बारे में बात करता हूँ। पहले क्या हुआ करता था, पहले फंडा थोड़ा सा अलग था, बट उसके बाद एक चेंज आया 2015 में। पहले फंडा ये कहता था कि जब भी आप डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हो तो आपको ये प्रीवियस ईयर में जो आपको लॉसेज हुए हैं, बेटा जैसे मान लो अभी 2015 है तो 2014 में जो भी मुझे लॉसेज हुए हैं, ठीक है, या तो फिर प्रीवियस ईयर का लॉस है या प्रीवियस ईयर का डेप्रिसिएशन है जो आपने सेट ऑफ नहीं किया, कहता है उसको पहले सेट ऑफ करोगे। ठीक है। अब उसके बाद आप जाकर कहीं ना कहीं आगे चलोगे, बट इस पूरी कहानी को ओमिट कर दिया गया फ्रॉम 2015। सर समझ नहीं आया कुछ भी, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा से बताता हूँ। अच्छा देखो, यहाँ पे स्पेशल पॉइंट्स करके लिख लेते हैं, कुछ स्पेशल पॉइंट्स में ही लिख रहे हैं हम लोग, पहले स्पेशल पॉइंट्स में ही लिख रहे हैं। डिविडेंड का सेक्शन याद है आपको, प्रॉफिट्स ऑफ कंपनी, नई सोर्सेज ऑफ डिविडेंड, 1 2 3 1 2 3, एक पिक्चर भी आई थी है ना। अब कहता कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, can declare dividend from free reserves, dividend from free reserves। कहते हैं जो फ्री रिजर्व्स है उससे आप डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो, नॉट फ्रॉम एनी अदर रिजर्व, नॉट फ्रॉम एनी अदर
रिजर्व। बेटा याद रहे आपका जो CRR है, आपने मेरे साथ पढ़ा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, आपने पढ़ा है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, आपने पढ़ा है डिपॉजिट रिजर्व। बेटा ये सब फ्री रिजर्व्स नहीं होते। फ्री रिजर्व ऐसा पैसा जो बिल्कुल फ्री पड़ा है, बट ये तो आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया है ना। अच्छा, आपने पैसा इकट्ठा करा, क्यों इकट्ठा करा जी? आपको अपनी आपकी बंदी को, ओ आई एम सॉरी, आपको आपकी गर्लफ्रेंड को या आपकी सिस्टर को गिफ्ट लेकर देना है। अब वो पैसा फ्री है क्या? नहीं, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आपने इकट्ठा किया है, वो पैसा फ्री नहीं है। अच्छा, अब एक बात बताओ, मैं डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूं, डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहता हूं, क्या ये जो डिविडेंड मैं जो डिक्लेयर करना चाहता हूं, कैन इट बी मेड आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट्स जो मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स इन पास्ट ईयर्स, इन पास्ट ईयर्स। पिछले सालों में जो पैसा प्रॉफिट में से मैंने रिजर्व्स में ट्रांसफर कर दिया है, क्या उस पैसे को लेकर मैं डिविडेंड बांट सकता हूं? मतलब पिछले सालों में ना मेरे को जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा था, मजेदार प्रॉफिट। अब एक बात बताओ, उसमें से मैंने पैसा उठाया और मैंने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। मैंने बताया ना, प्रॉफिट आता है हम रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे क्या होता है, घर वाले सेविंग कर रहे हैं, कुछ सेविंग क्यों कर रहे हैं? आपकी शादी करानी है भाई साहब, आपको पढ़ाना लिखाना है। तो जस्ट लाइक दैट, रिजर्व में पैसा ट्रांसफर कर दिया पिछले सालों में, क्या उससे हम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं? कहता है हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा कहाँ लिखा है? कहता है वही सेक्शन नंबर 123 प्लस रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशंस, रूल 3 ऑफ कंपनीज डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मैं क्या करता था पहले, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड है ना जैसे, तो यही नाम रख दूंगा चैप्टर का, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। इससे क्या होगा, बच्चे को रूल्स अपने आप याद हो जाएंगे। रूल्स का नाम वो परेशान नहीं होता है पेपर के अंदर, उसका चैप्टर का नाम ही उसके रूल्स का नाम है। अब यहां पर ये क्या कहता है, कहता है इन इवेंट ऑफ इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी कहता है अगर आपके प्रॉफिट्स जो है वो इनएडिक्वेट हैं और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी ईयर, और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स इन एनी ईयर, या किसी साल में वो क्या है, इनएडिक्वेट है, या आपका प्रॉफिट एब्सेंट हो गया। जैसे बेटा देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बात करता हूं, जैसे मेरी महीने की कमाई है मान लो 200 रुपए, इस बार होती है 100 रुपए, तो वो तो इनएडिक्वेट हो गई, क्या पूरी है? नहीं। अब इनएडिक्वेसी को डिफाइन ही नहीं किया गया कहीं पे, इनएडिक्वेसी को इन्होंने डिफाइन ही नहीं किया कहीं पे। कहता या तो कमाई हुई नहीं या तो पूरी नहीं हुई। कहता इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अ कंपनी कैन डिक्लेयर, अ कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ सरप्लस, आउट ऑफ सरप्लस। अब ये सरप्लस क्या है? सरप्लस इज द पर्टिकुलरली द मनी विच इज ट्रांसफर्ड टू रिजर्व्स इन पास्ट ईयर्स। इसको प्यार से क्या कहा गया है? इसको कहा गया है यहां पर सरप्लस। अब ये जो पैसा है, कहता इसमें से आप पैसा निकाल सकते हो, बट कुछ कंडीशंस हैं। मैंने कहा कंडीशंस है? कहता हाँ। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है बेटा? पेपर में क्वेश्चन आएगा दैट अ कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर looking forward to propose dividend, but the company does not have adequate amount of profits. Is it possible for the company to declare dividend out of the previous year profits which are transferred to reserves? If yes, elaborate, discuss. ठीक है, ऐसे भी कुछ आ सकता है, तो बात को ध्यान से समझना। सबसे पहली कंडीशन कहता है जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड होगा, रेट ऑफ डिविडेंड होगा, shall not exceed, क्या नहीं एक्सीड करेगा? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट प्रिसीडिंग 3 years, ऑफ लास्ट प्रिसीडिंग 3 years। देखो बेटा, जैसे कि आपका शेयर है 100 रुपए का,
ठीक है, आप डिविडेंड देते हो 10 रुपए, तो आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो हुई 10%। ठीक है, आपकी डिविडेंड पे आउट रेशियो हुई 10%। 2014 में, 2015 में, 2016 में आपने डिविडेंड दिया था यहाँ पर 20, यहाँ पर 25, यहाँ पर 25। ठीक है, या फिर यहाँ पर 25 25 25 आप दे रहे थे, चलो 25% आप डिविडेंड दे रहे थे, कोई कंपनी 10% भी दे दे तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर 25% अगर मेरे से पैसा जो है कहीं ना कहीं वो लिया जा रहा है, ठीक है, ये पैसा कंपनी जो है डिविडेंड में डिक्लेयर कर रही है, कह रहा है अब इन तीनों सालों की एवरेज निकाल लो। मैंने कहा एवरेज है जी 25%, कह रहा है इससे ज्यादा आप डिक्लेयर नहीं करोगे। कितने से ज्यादा? एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 3 इयर्स। बेटा पिछले 3 सालों की जो एवरेज है आपकी, उससे ज्यादा आप डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर प्रॉफिट आपके पास बराबर नहीं है। एक तो कह रहा भाई एक तो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, उसके बाद भी तुम्हारे को डिविडेंड चाहिए। कह रहा डिविडेंड चाहिए तो कितना निकाल सकते हो? मैक्सिमम पिछले 3 सालों की एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। आई बात समझ? कह रहा है सर एक बात बताओ, अगर इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर हमने कुछ डिक्लेयर किया ही नहीं, यहाँ पे 0 0 0 है, तो कोई बात नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 0 से नीचे तो जा ही नहीं सकते ना। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया तो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, कहता है अब अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम such accumulated profits। अब मान लो कि जो मेरे पास पैसा है वो है मेरे पास 100 करोड़ रुपए। 100 करोड़ का 100 करोड़ निकाल लूं क्या? नहीं, कितना निकाल सकता हूं? टोटल अमाउंट, या फिर यहां पे लिखो मैक्सिमम अमाउंट विच कैन बी विड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ये कितना हो सकता है? इट कैन बी मैक्सिमम 1/10 of paid up share capital plus free reserves as per latest audited balance sheet। और लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है। कितना पैसा निकाल सकता हूं बेटा? मैक्सिमम इतना पैसा निकाल सकता हूं, इससे ज्यादा पैसा नहीं यूज करूंगा, इससे ज्यादा पैसा मैं नहीं निकाल सकता। सर ठीक है, पैसा मैंने निकाल लिया। अच्छा, अब आपने पैसा निकाल लिया, अमाउंट विड्रॉन, कहता पैसा निकाल लिया ना, इसको सबसे पहले उठाओ और सेट ऑफ करो लॉसेस incurred in फाइनेंशियल ईयर्स। अब इस पैसे को जो आपने उठाया है, क्या आपको इस साल, बेटा देखो पिछले साल मुझे घाटे हो रहे थे, पिछले साल मुझे प्रॉफिट हो रहे थे ना। मान लेते हैं आज हम 2017 में हैं, मैं आज कह रहा हूं कि यार मेरे पास प्रॉफिट बराबर नहीं है, मेरे पास प्रॉफिट पूरा नहीं है। अगर मेरे पास प्रॉफिट पूरा नहीं है, या मेरे पास प्रॉफिट कम है, या फिर इनएडिक्वेट है, या फिर मेरे पास प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, तो इन दोनों सिचुएशंस के अंदर अब या तो मेरे को प्रॉफिट इनएडिक्वेट है या तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। यही लिखवाया ना मैंने, देखो यहाँ पे, इधर देखो, कहता है या तो आपका प्रॉफिट क्या है, इनएडिक्वेट है, या प्रॉफिट एब्सेंट है। अब प्रॉफिट अगर नहीं है तो क्या होगा? फिर लॉस होगा। कहता है अगर लॉस हुआ है आपको तो पहले उस लॉस को सेटल करो, यहाँ पे उस लॉस को पहले यहाँ पर आप सेटल करोगे। ठीक है, अगली बात कहता है अब जब आपने पैसा निकाल लिया, देखो जब आप एटीएम जाते हो तो वहां पर आपको दिखाता है कि इतना पैसा निकालने के बाद आपके पास बैलेंस कितना बचा है। सो अगर मैं बात करूं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, या जिसको हम सरप्लस भी कहते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से आप जो आपके पास अवेलेबल है एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल्स, ये वैसे तो ये फॉर्मूले की फॉर्म में भी कर सकते हो आप मेरे साथ, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें से बेटा कितना निकाल सकते हैं हम? मैक्सिमम 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स, इतना आप मैक्सिमम माइनस कर सकते हो। कहता है ये काटने के बाद आपके पास बैलेंस कितना बचना चाहिए? कहता मेरे पास जो बैलेंस होना चाहिए रिजर्व्स के बाद, आफ्टर डिडक्टिंग जितना पैसा आपने निकाला है, इसके बाद जो मेरे पास बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस शैल बी मिनिमम। बैलेंस कितना होना चाहिए? कम से कम
not less than 15%, minimum 15% of paid up share capital as appearing in latest financial statements. In latest financial statements, जो आपकी लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, उस पेड अप शेयर कैपिटल का मिनिमम 15% आपके पास बचना चाहिए। आई बात समझ? बैलेंस किसका? बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का बैलेंस। ठीक है, आई बात समझ? यस प्लीज। कहता है एक और चीज याद रखना, जब भी आपकी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही है तो उसको अपना अमाउंट पहले यहां पर सेट ऑफ करना है। इसको सेट ऑफ किए बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसके साथ साथ ना क्या था, एक फोर्थ प्रोविजन टू सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 ऐड कर दिया गया। कब? 2015 में ऐसा हुआ। उसने क्या कहा? कहता नो कंपनी शैल डिक्लेयर डिविडेंड, no company shall declare dividend unless, कहता है कब तक? कहता है जब तक previous year losses, unless previous year losses and depreciation are not provided। कहता देखो भैया, आपने प्रॉफिट निकाला ना? मैंने कहा हाँ। कहता अगर प्रॉफिट, जो भी आपके पास पैसा है, अगर आपको पिछले साल लॉस हुआ है और पिछले साल का डेप्रिसिएशन, पहले उसको यहाँ पर प्रोवाइड करो, उसको सेटल करो, फिर डिविडेंड के बारे में सोचना। उसके अलावा आप नहीं कर सकते। ठीक है, आई बात समझ? समझे बेटा? अब चलो आगे चलते हैं। पॉज करो, फिलहाल पॉज करो। ठीक है, चलो नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। अब मैंने आपको बताया, जब भी हम डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, तो डिविडेंड हमेशा प्रपोज कौन करता है? इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड फाइनलाइज कौन करता है इसको? सर कौन सा? इंटरिम फाइनल। बेटा मैंने 10 बार बताया है, जब हम सिर्फ डिविडेंड लिखेंगे तो इसका मतलब फाइनल डिविडेंड। एंड फाइनलाइज बाय शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स एट जनरल मीटिंग, एट एनुअल जनरल मीटिंग। अब एक बात यहां पे जो समझने वाली है, जैसे ही आपने वंस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड इट बिकम्स डेट। एक बार आपने अगर डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इट बिकम्स डेट। अब वो क्या बन जाता है? अब वो डेट बन जाता है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है प्रपोज करते हैं, यानी कि डिक्लेयर करते हैं। इनके डिक्लेयर करते ही ये सीधा सीधा पैसा आपका क्या बन जाएगा? डेट बन जाएगा। डेट कौन से वाला? किसको पे करना है? पेबल टू मेंबर्स लिख सकते हो, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स लिख सकते हो। एक बार आपने बोल दिया कि मैं पैसा दूंगा, अब तो देना ही पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? उन मेंबर्स को। ठीक है, आई बात समझ? याद रखना, जब भी कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है, ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात है, कंपनी पहले पास करेगी, कंपनी विल पास रेजोल्यूशन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, पहले मेरे अकाउंट्स फाइनल हुए, उसके अंदर मैंने देखा कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, उसके बाद जाकर मैंने डिविडेंड दिया ना, है ना? मेरे अकाउंट्स को देखकर मैंने हिसाब लगा लिया, भैया हाँ बहुत फायदा हुआ इस साल। तो जब भी कंपनी रेजोल्यूशन पास करेगी, तो वो रेजोल्यूशन पहला जो पास होगा, दैट विल बी ओवर देयर फॉर अडॉप्शन ऑफ एनुअल अकाउंट्स, कि आपके जो अकाउंट्स हैं, आपके वो अकाउंट्स बिल्कुल सही हैं। ठीक है, जो आपका मालिक है वो उसको अडॉप्ट करता है। उसके बाद जाकर कहीं हम डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला रेजोल्यूशन जो है वो पास करेंगे। ठीक है, पहला रेजोल्यूशन ये वाला पास होगा, उसके बाद जाकर दूसरा रेजोल्यूशन ये वाला आएगा। आई बात समझ? अगर आप सोचो सिर्फ और सिर्फ आप डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ना भैया ना, पहले मैंने बताया, पहले अकाउंट्स दिखाएंगे मालिक को। मालिक कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर। जब तक आपने उसको अकाउंट्स नहीं दिखाए, तब तक कैसे मान लो कि चीजें ठीक हैं?
तब तक चीजें ठीक नहीं है। ठीक है, चले आगे बेटा। अब एक और चीज यहां पर जो आती है, अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर किया 10%, ठीक है, कैन शेयर होल्डर्स डिमांड 12%, या फिर सीधा लिखो 10% प्लस। शेयर होल्डर कह रहा है हमें 10% नहीं चाहिए, हमें चाहिए 100%। क्या ऐसा हो सकता है? नो। shareholders cannot increase the dividend payable, वरना शेयर होल्डर तो हमेशा ही बोलेगा सारा ही मेरे को दे दो। cannot increase the dividend proposed by board of directors. However, considering the financial position of company, they can reduce the dividend. वो चाहे तो डिविडेंड को कम कर सकते हैं कि नहीं भैया इस साल बहुत पैसा नहीं आया, कोई बात नहीं, अगले साल दे देना। ठीक है, वो कह सकते हैं कि कोई बात नहीं सर, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो कहा वो कह सकते हैं कि 10% में से माइनस कर लो, कम करने के लिए कह सकते हैं कि कोई बात नहीं यार ज्यादा हो जाएगा ये, आप एक काम करो 5% दे दो, इस साल वैसे ही फायदा नहीं हुआ है। बट इसको बढ़ाने के लिए कभी नहीं कह सकते, ये पावर नहीं है उन लोगों के पास। ठीक है सर, अब आपने, अच्छा एक चीज बताओ, आपने बताया जो भी डिविडेंड है अगर आपने डिक्लेयर कर दिया डेट पेएबल बन जाएगा, ये मेंबर्स को पे करना पड़ेगा। हाँ, तो कंपनी, मतलब आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, लॉ के हिसाब से कंपनी पेज डिविडेंड, कंपनी डिविडेंड पे करती है, बिल्कुल डिविडेंड पे करती है बेटा। किसको पे करती है? रजिस्टर्ड शेयर होल्डर लिखना चाहो तो वो लिख लो, या फिर मेंबर लिखना चाहो तो मेंबर लिख लो। सर इसको पे करने का तरीका क्या है? इसको पे करने के बेटा 3 तरीके हैं। ठीक है, 1 2 3 देखो, अब द वेरी फर्स्ट इज, यहां पर आता है कैश, पेइन कैश का मतलब क्या होता है? पेइन कैश का मतलब क्या होता है? आई मीन जैसे कि आप इनको दे सकते हो सीधा सीधा बाय चेक, बाय वारंट, चेक से, वारंट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली। आप सीधा सीधा जैसे अकाउंट ट्रांसफर नहीं करते, एनईएफटी आरटीजीएस, वो करवा लो। कहते वैसे भी चल जाएगा, हम वैसे भी चला लेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बढ़िया, एकदम मजा ही आ गया सुन के। अब थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूं, कुछ केसेस आए थे इस पर्टिकुलर सिचुएशन पर। उन केसेस को, जैसे कि ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ठीक है, कुछ केस स्टडीज हैं, पेपर में आ जाती हैं। देखो केस स्टडीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं होता कभी भी, क्योंकि अगर आने को वो ऐसी केस स्टडी दे दे जो कि 1880 की है, राइट, या फिर आने को वो लेटेस्ट वाली दे दे, तो बहुत सारे केसेस हैं, कहीं ना कहीं कंसेप्ट पे ज्यादा जोर लगाना ज्यादा सही रहता है। कंसेप्ट आपको पास करा जाता है, केस स्टडी को लेकर हम लोग बहुत ज्यादा, कोई भी टीचर स्ट्रेस, आई मीन श्योर नहीं होता। केस स्टडी, अब एक केस आया जिसका नाम था भरत फायर एंड जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड वर्सेस CIT, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये था 1964 का। सीधा सीधा मुद्दे की बात करते जाएंगे। फैसला क्या आया? व्हाट वाज हेल्ड? इट वाज हेल्ड कि देखो, अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट के अंदर आपके पास कुछ बैलेंस खड़ा है, क्या मैं इससे डिविडेंड डिक्लेयर कर सकता हूं? नहीं, कंपनी कैन नॉट डिक्लेयर डिविडेंड आउट डिविडेंड। इस पैसे को यूज कर हम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो पैसा आपके पास, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्या होता है? आपने शेयर्स इशू करे प्रीमियम पे, जो प्रीमियम पे पैसा आ रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में जा रहा है, तो कहता है उस पैसे को उठाकर क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूं यहां पर? नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा, अब एक और आया ऑक्सफोर्ड बेनिफिट
बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट सोसाइटी। बेटा देखो, अब यहां पर क्या होता है, हम लोग ऐसे लिख देते हैं इन री, क्योंकि केस इतना पुराना है कि हम लोगों को पूरा नाम नहीं पता, तो मैंने कैसे लिख दिया, इन री। ऐसे ही आपको भी पेपर में अगर एक ही पार्टी का नाम पता है, दूसरी पार्टी का नाम भूल जाते हो, तो पार्टी का नाम लिख के कॉमा इन री लिख देना, ठीक है। अच्छा, कहता है इट वॉज हेल्ड, कि डायरेक्टर्स ने क्या किया, डायरेक्टर्स have knowingly paid dividend, directors have knowingly paid dividend। डायरेक्टर्स को तो पता है ना, नहीं पता तो कंपनी सेक्रेटरी से पूछो, चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछो, कॉस्ट अकाउंटेंट से पूछो, तीनों को पढ़ाया जाता है डिविडेंड हमारी क्लास में। अब दे हैव नोइंगली पेड डिविडेंड आउट ऑफ कैपिटल, उन्होंने क्या कर लिया कि भैया कैपिटल से, जो आपके पास कैपिटल थी उससे क्या करा, उसने पे कर दिया डिविडेंड। कहता है तो इस सिचुएशन में दे आर पर्सनली लायबल, दे आर personally liable to make, personally liable to make the amount good। जो आपका अमाउंट है जो पे कर दिया गया एज अ डिविडेंड, अब ये इस डायरेक्टर का फर्ज बनता है कि ये वो पैसा आपको लाकर वापस देगा। जो कंपनी का पैसा फूक दिया है ना, इसने दे दिया है, अब यही वो पैसा आपको वापस ला कर देगा। मतलब सर क्या शेयर होल्डर से वापस लाएगा, नहीं, अपनी जेब से भरेगा, ठीक है। अच्छा, एक और केस जो ये थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, ठीक है। अच्छा ठीक है, चलो सीधा सीधा फैसला बता देता हूं। फैसला, डिविडेंड कुड is supposed to be declared at AGM, ठीक है। आपकी कंपनी को डिविडेंड कब डिक्लेयर करना होता है, एनुअल जनरल मीटिंग पर कोई बात नहीं, कहता कोई बात नहीं सर, एजीएम पे क्या हुआ, एजीएम वाले दिन मेरे यहाँ पर ना दंगे हो गए या बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। अब मैंने जैसे ही डिविडेंड डिक्लेयर करना प्रपोज करा, अब क्या हुआ, वहां पे बराबर में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, एकदम अफरा तफरी हो गई, सब लोग भागने लग गए इधर उधर। कहता अब मैं क्या करता, मेरे को एजीएम खत्म करनी पड़ेगी। इसने एजीएम खत्म कर दी। कहता अब एजीएम तो खत्म हो गई, अब डिविडेंड कैसे डिक्लेयर करूं। कहता है मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया, अब शेयर होल्डर्स हाँ नहीं करेंगे तो पैसा कैसे दूंगा। कहता सर मैं तो फंस गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लॉ कहता है अगर आपको एजीएम पर ही डिक्लेयर करना चाहिए था, बट कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड, कैन डिक्लेयर डिविडेंड एट सब्सीक्वेंट EGM। कहते कोई बात नहीं, किसी रीजन की वजह से, पर याद रहे किसी रीजन की वजह से आप एजीएम पर नहीं कर पाए तो ईजीएम पर कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। इस केस में क्या क्या नाम था, BISH विश्वनाथ प्रसाद खेतान वर्सेस न्यू सेंट्रल जूट मिल्स, ठीक है। ये केस का नाम था बेटा, कौन सा साल था, साल भी नहीं है इसका मेरे पास तो, बट इन दोनों से नया है ये, ठीक है। ये केस के अंदर ये फैसला आया। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, पॉज करो, यहाँ पे नोट करो। अगली बात क्या है, कहता है देखो आप एक कंपनी के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो। अगर आप एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो या फिर मेंबर, जो भी आप लिखना चाहो, शेयर होल्डर जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है वो क्या है, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ठीक है। अगर ये चाहे तो ये स्ट्रेट अवे कंपनी को अपनी डिटेल्स भेज सकता है। He can forward his details to the concerned company। जिस कंपनी का ये शेयर होल्डर है वहां पर भेज सकता है डिटेल्स। एंड
ask them to send dividend to his banker. Dividend to his banker. या तो बैंकर को या किसी भी इंसान को अगर ये रजिस्टर्ड शेयर होल्डर जो है डिटेल्स भेजता है तो कंपनी का ये फर्ज बनता है कि कंपनी उसी इंसान को इसका डिविडेंड दे। ठीक है, आई बात समझ? ठीक है, आई बात समझ सर। अच्छा, एक और चीज बेटा यहां पर ध्यान रखना कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। ठीक है, डिविडेंड आपने डिक्लेयर कर दिया। अब आपने इसे पे करना है। Then you are required to pay the same to the concerned registered shareholder या member। पैसा तो दोगे ना सामने वाले को। अब जो पैसा आप दोगे ये कब हो जाना चाहिए? चाहे आप वारंट से दो, चाहे किसी भी फंड से दो। कहता है विदिन 30 डेज के अंदर, विदिन 30 डेज के अंदर आपको ये काम करना है। सर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एट एजीएम लिख लो, ये लो, एजीएम नहीं हुई तो ईजीएम। 30 दिनों के अंदर मेंबर के पास आपको ये पैसा पहुंचाना ही पहुंचाना है। ठीक है, पैसा ये वाला पहुंचना ही पहुंचना चाहिए। अगर इफ कंपनी फेल्स टू पे, इफ कंपनी फेल्स टू पे डिविडेंड विद इन 30 डेज, अगर आप 30 दिनों के अंदर बेटा नहीं पे कर पाते तो क्या होगा? देन यू आर रिक्वायर्ड टू पे सिंपल इंटरेस्ट। नहीं कर पाते तो पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी अब हर किसी पे आएगी। कंपनी है, कंपनी को जेल तो नहीं भेज सकते। आपने सुना है कभी टीचर ने कह दिया मेरी क्लास में एक कंपनी पढ़ती है, मैंने उस कंपनी को बुलाया, कंपनी चलो मुर्गा बन जाओ? नहीं हो सकता, ऐसे आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी इज लायबल टू पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एट 18% पर एनम। 18% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट वहां पे करना। ठीक है, साथ ही साथ एक डायरेक्टर है, साथ ही साथ एक डायरेक्टर है। डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर देखो सिंपल सी बात, अब जो भी आपका कंसर्न आई मीन डायरेक्टर है, या आप कह सकते हो जो डिफॉल्टिंग पार्टी है, जो ऑथोराइज था, उसने गलती कर दी तो इसको पहली बात तो इसको घूमने के लिए भेजो। इम्प्रिजनमेंट, घूमने के लिए। हाँ सर 2 बार एम लगा दिया, कोई बात नहीं बेटा। अप टू 2 years, कब तक? अगले 2 साल तक, अप टू अ पीरियड ऑफ 2 years। साथ ही साथ इसके ऊपर फाइन भी लगा सकते हैं 1000 रुपीज एवरी डे। सर इसके ऊपर जो फाइन लगेगा वो तो कंपनी देगी ना। अच्छा, कंपनी क्यों देगी? काम कंपनी के लिए कर रहा था सर वो, ये तो फिर झगड़ा होगा वहां पे। हर इंसान चाहता है कि उसके ऊपर जो फाइन लग रहा है वो ना लगे। इसको बचाने के तरीके होते हैं, कोई लॉयर नहीं आएगा, आपको ही पकड़ा जाएगा। खासकर कंपनी सेक्रेटरी को पकड़ा जाएगा कि यार इसको एस्केप कैसे करवाया। अब यहां पर आती हैं कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब वो पर्टिकुलर सिचुएशंस जब आप पर ये जो पेनल्टीज हैं ये अप्लाई नहीं होंगी। व्हेन पेनल्टीज विल नॉट अप्लाई। पेनल्टी देना पसंद है किसी को? व्हेन पेनल्टीज विल नॉट अप्लाई, जब आप पर ये जो पेनल्टीज हैं अप्लाई नहीं होंगी। ये कौन कौन सी है? देखो, आपने अपनी साइड से तो आपने डिविडेंड भेजा, आपने डिविडेंड भेजा था मेंबर को, पर मेंबर का बेचारा ऊपर भगवान को प्यारा हो गया। When dividend could not be paid, when dividend could not be paid या फिर लिखो पेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ऐसे लिखो ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ। सर ये हर्निया का ऑपरेशन सुना था, किडनी का सुना था, लॉ का कौन सा ऑपरेशन है? अरे यार, अरे एक मिनट, पेड ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से कहीं ना कहीं आपका डिविडेंड आप पे नहीं कर पाए। ठीक है, आई बात समझ? अब या तो फिर क्या हुआ था, या तो शेयर होल्डर जो आपका है, जो आपका रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, इस शेयर होल्डर ने सीधा सीधा कंपनी को कुछ डायरेक्शंस भेजी थी, राइट? एंड दीज डायरेक्शंस could not be complied, could not
बी कंप्लाइड। जैसे शेयर होल्डर ने कहा कि मेरा जो डिविडेंड है, मैंने आपको बताया ना, यहां पर देखो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, डिटेल्स दे सकता है और कह सकता है सेंड डिविडेंड टू हिज बैंकर। अब यहाँ पे शेयर होल्डर ने कंपनी को कह दिया कि यार मेरा जो डिविडेंड है वो छोटा भीम है ना, छोटा भीम को दे देना। अब ये कंपनी वाले ढूंढ ढूंढ के थक गए, इनको मिला ही नहीं छोटा भीम रहता कहाँ पे है। अब कैसे, जहां पे जब पता ही नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, ठीक है। अब when there is a dispute regarding right to receive dividend को लेकर ही कलेश हो गई। एक हीरो के पापा थे, देखो दो भाई थे यहाँ पर, ए और बी, ठीक है। सी थे उनके पापा, इनकी डेथ हो गई। अब इन दोनों के पास शेयर्स आने चाहिए थे, ये कहता है डिविडेंड मैं लूंगा, ये कहता है डिविडेंड मैं लूंगा। कौन लेगा डिविडेंड? गौर से देखिए, कौन लेगा डिविडेंड, ठीक है। और वेयर द सम ऑफ डिविडेंड इज लॉफुली adjusted, where sum of dividend is lawfully adjusted by company against any sum due to it from shareholder। अब कंपनी ने क्या करना था, कंपनी ने शेयर होल्डर से पैसा लेना था। अब शेयर होल्डर कंपनी को पैसा दे नहीं रहा था, तो कंपनी ने क्या किया, जो डिविडेंड का पैसा था ना वो एडजस्ट कर लिया। जैसे कि मान लो कंपनी ने इस शेयर होल्डर से बेटा 5 लाख रुपए लेने हैं, ये शेयर होल्डर दे नहीं रहा है, कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिविडेंड पे करना था। कंपनी ने कहा चल मैं डिविडेंड नहीं देता, कंपनी ने कहा डिविडेंड नहीं देगी कंपनी, 1 लाख रुपए एडजस्ट कर लिया, बाकी कितना बचा, 4 लाख बचा सर, 4 लाख, शाबाश, ठीक है। और एनी अदर रीजन फॉर failure to pay dividend, सर पहले आप इतना बड़ा लिखते थे, पता है, कोई बात नहीं बेटा। तो याद रखना, इन केसेस के अंदर पेनल्टी नहीं लगेगी, ना ही कंपनी पर ना ही डायरेक्टर पर, दोनों ही सिचुएशंस दोनों ही लोगों को पेनल्टी से बचा लिया जाएगा। आई बात समझ? यस प्लीज, चलिए आगे बेटा। अच्छा, अब एक और चीज जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, एक मिनट, यहाँ पर मैंने आपको कुछ बताया होगा ना, 3 तरीके से डिविडेंड पे कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर इसको प्लस कैश भी कर लेना बेटा, हो सकता है आप कैश भी भेज सकते हो, प्लस कैश, ठीक है। ये तरीके हैं पर्टिकुलरली जिससे आप डिविडेंड पे कर सकते हो। सर अभी तक क्या पढ़ा रहे हो, 123? हाँ 123 ही पढ़ा रहा हूँ, 123 ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है, 123 ही पढ़ाता रहूंगा अभी, 123, ठीक है। चले आगे। अब एक और चीज, अब मैंने आपको बताया था, चलो पहले नोट कर लो, पॉज करो। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, क्या बताया था मैंने इंटरिम डिविडेंड के बारे में? सर वो जो 2 एजीएम के बीच में आता है। शाबाश। देखो क्या होता है कि हमारी कंपनी ने अपना फाइनेंशियल ईयर एंड कर लिया, साल खत्म हुआ, अब अगले साल के अंदर ये लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसके अंदर बेटा 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, और उसके बाद ये साल भी एंड हो जाएगा। क्वार्टर 1 और 2 के अंदर कंपनी को लगा कि यार मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत शानदार जा रही है, मतलब पिछले साल से कंपेरेटिवली हम लोग बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। कहता तो अच्छा क्या करा फिर, शेयर होल्डर को खुश किया जाए? कहता हाँ। कहता यहाँ पर आपकी कंपनी ने आकर एक इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। कंपनी कहती है भाई हम तो खुश हो ही रहे हैं, चलो थोड़ा सा शेयर होल्डर को भी खुश कर देते हैं। कहता ठीक है। कहता अब इंटरिम डिविडेंड होता क्या है? डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 EGMs, डिक्लेयर्ड बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग। अब इसकी अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको क्या कहते हैं? इंटरिम डिविडेंड। सबसे पहली बात, इसको प्रपोज कौन करता है? प्रपोज तो इसको भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करते हैं, पर जो चेंज है यहाँ पर देखने वाला, यहाँ पर डिक्लेयर वाली बात भी इन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही डिक्लेयर कह सकते हैं, नहीं डिक्लेयर नहीं, फाइनलाइज कह सकते हैं। इसको फाइनलाइज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे,
ठीक है, इनको फाइनलाइज भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे। सिंपल सी बात है। आप इंटरिम डिविडेंड अगर देने जा रहे हो तो ये फंडा है। अब एक बात बताओ सर, ये क्या मतलब फंडा सेम रहेगा पहले वाला? हाँ बिल्कुल, सारी चीजें सेम रहेंगी। आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड आपने जैसे ही इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, विद इन 5 days यू आर रिक्वायर्ड टू कीप इट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट। 5 दिनों के अंदर अंदर द अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी डिपॉजिटेड इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। डिपॉजिट अमाउंट ऐसा ही कर रहे थे ना वहां पर भी, बस यहां पर भी ऐसा ही करना है। ठीक है, आई बात समझ? सर इंटरिम डिविडेंड देने जा रहा हूं मैं, इंटरिम डिविडेंड लॉस में से दे दूं? अरे नहीं, इंटरिम डिविडेंड लॉस से नहीं देते। नहीं, मैंने क्या बताया बेटा कि यहाँ पर मेरी पोजीशन बहुत अच्छी है। अगर पहली बात तो एक तो डिविडेंड देना ही है, उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, इंटरिम डिविडेंड और दे दूं, है ना? जब पापा को बिजनेस में मान लो ज्यादा इनकम नहीं हो रही है तो वो तुम्हारी पॉकेट मनी कम करेंगे, डबल कर देंगे? बोलो। अब देखो क्या होता है, अब ये वाला पॉइंट ध्यान से समझना है इंटरिम डिविडेंड को लेकर कि कंपनी को आपका ये करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आज की इस साल में, जिस साल में हम लोग इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हैं, ठीक है, आप यहां पर आप हो, यू आर गोइंग टू डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, इस इंटरिम डिविडेंड में जिस डेट पे आप हो, जिस डेट पे आप हो, इससे पहले यहां पर अभी एक क्वार्टर एंड हुआ है, क्वार्टर एंडेड। ऐसा ही होता है ना, एक क्वार्टर खत्म होता है, जैसे कि मान लो ये था आपका क्वार्टर वन, ठीक है, जो चलता है आपका अप्रैल से लेकर जून तक, और ये आया जुलाई से लेकर सितंबर तक। ठीक है, अब आप हो कहीं ना कहीं सितंबर के आसपास, आप सितंबर अक्टूबर में हो, इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर आप हो। अब लॉ क्या कहता है? कहता भैया बात को ध्यान से समझना। मैंने कहा बताओ। कह रहा बच्चों को कह दो मोबाइल फोन ना चलाएं। मैंने कहा अच्छा, नहीं चलाते हमारी क्लास में। अब अगर आप यहां पर डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रहे हो, ठीक है, बट पिछला जो क्वार्टर एंड हुआ है, इस क्वार्टर के अंदर आपको लॉस हो गया। आपको क्या हुआ? लॉस हो गया। अब क्या करूं? डिक्लेयर तो मैंने कर दिया है, डिक्लेयर तो मैं कर चुका हूं, सर वापस ले लो। नहीं 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 नहीं, ऐसी सिचुएशन में द रेट ऑफ डिविडेंड, जो आपका रेट ऑफ डिविडेंड होगा, जो आप डिक्लेयर करोगे, दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years, एवरेज रेट ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। पिछले इमीडिएटली 3, मतलब ये नहीं कि आज अगर आप 2015 में हो तो आप अब पीछे वाले कोई भी 3 ले लोगे, नहीं, इमीडिएटली प्रीसीडिंग लिखा होता है, मतलब पीछे वाले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 3। ठीक है, आई बात समझ? यस प्लीज। आप थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। कहानी समझ में आई? क्या कहना चाह रहा था मैं यहाँ पे तुम लोगों को? ठीक है, बस इतना बहुत है, इतना बहुत है, इतना समझ लो, इतना बहुत है यार। ठीक है, अब सर ये जो 5 दिन वाला है ये सबको करना पड़ता है? हाँ, बस गवर्नमेंट कंपनीज को नहीं करना पड़ता, बाकी सब लोगों को ये काम तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक और चीज, जो बच्चे हमारे साथ बेचारे बहुत भोले हैं, डिविडेंड जो होता है ये हमेशा फेस वैल्यू पर दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, आई बात समझ? और अगर फेस वैल्यू की बात करें तो अब फेस वैल्यू के अंदर 2 बातें होंगी, जैसे कि 10 रुपए का आपका शेयर है तो इसके अंदर से कंपनी ने कितने रुपए पे किए हुए हैं? आपने 5 रुपए पे किए हुए हैं, तो 5 रुपए पे किए हुए पर ही आप डिविडेंड देंगे। आई बात समझ? यस प्लीज। ठीक है, इस पर आप डिविडेंड दोगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आपने डिविडेंड पे करना है। ठीक है, पॉज करो। देखो, अब अगली हेडिंग डालो, अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड
अनपेड डिविडेंड अकाउंट। बेटा अनपेड डिविडेंड, कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिक्लेयर किया। जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, कंपनी ने क्या कहा, चलो यार डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, चाहे इंटरिम था फाइनल था। यहां से आपको डिविडेंड पे करना है। कितने दिन के अंदर पे करना होता है, जल्दी बताओ? विद इन 30 डेज। शाबाश, विद इन 30 डेज के अंदर बेटा आपका जो डिविडेंड है दैट शुड बी पेड विद इन 30 डेज टू द कंसर्न्ड मेंबर। बट इन मेंबर्स में से, मेंबर तो बहुत सारे थे, 124 मेंबर्स को आप पैसा नहीं दे पाए। 124 मेंबर्स क्या रह गए, अनपेड रह गए। कहता क्या रह गए मेंबर्स, मैंने कहा अनपेड रह गए। मैंने कहा क्या रह गए, कहता अनपेड रह गए। फिर मैंने कहा क्या रह गए, कहता पागल हो कितनी बार पूछोगे। तो कहता है अब आप पे नहीं कर पाए, कहता है आपके 30 दिन खत्म हो गए। कहता है 30 दिन खत्म हो गए, मैंने कहा हाँ जी। कह रहा अब जैसे ही 30 दिन खत्म हो गए, अब कंपनी के पास जो भी अनपेड डिविडेंड बचा है, अब देखो इसमें से 124 लोगों को डिविडेंड नहीं मिला। कितने लोगों को, 124 लोगों को, ठीक है। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी इज गोइंग टू ट्रांसफर द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड। ये अनपेड डिविडेंड का पैसा, वो सामने शेयर होल्डर ने कहा कि छोटा भीम को पैसा दे दो। अब छोटा भीम असलियत में थोड़ी है, राइट। उसने कहा कि वो दूसरे एड्रेस पे जाके पैसा दे देना, इस नाम से चेक काट देना। उस नाम का बंदा ही नहीं है वहां पर, उस नाम का कोई एड्रेस ही नहीं है। एड्रेस दे दिया उसने, गली नंबर 420, सनसनाती गली, शमशान घाट के बिल्कुल नीचे। शमशान घाट के नीचे तो भाई मुर्दे होते हैं। अब कंपनी बेटा क्या करेगी, कंपनी इस अनपेड डिविडेंड को, या आप कह सकते हो अनक्लेम्ड डिविडेंड को, आपने पे नहीं कर पाए, सामने वाले ने क्लेम नहीं किया, दोनों ही सिचुएशंस में ये सारा का सारा पैसा चला जाएगा एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में। अनपेड डिविडेंड अकाउंट ऑफ कंपनी, उसमें ये पैसा चला जाएगा, ठीक है। कितने दिन में, जैसे ही आपके ये 30 दिन खत्म हुए, विद इन 7 डेज, 30 दिन में पेमेंट करनी है, आप नहीं कर पाए, 7 दिनों के अंदर सारा पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, ठीक है। अब सर कितने लोगों को पैसा नहीं मिला, 124, 124 लोगों को, सेक्शन नंबर 124। अब ये काम तो आपने कर दिया, पैसा तो आपने अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब लॉ कहता है बात सुनो अगली भैया। मैंने कहा बताओ। कहता पैसा ट्रांसफर कर दिया ना, मैंने कहा हाँ। तो कहता है अब यहां से पैसा ट्रांसफर करते ही विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है। मैं कहा क्या, कहता हाँ, कहता कंपनी को, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ, prepare list with names and address, names and address of unpaid members। इनकी लिस्ट बनाकर कहां डालनी है, वेबसाइट पर। 90 दिन के अंदर ये लिस्ट बनाकर कंपनी अपनी वेबसाइट पर डालेगी, ठीक है। आई बात समझ, आई बात समझ बेटा। 90 दिन के अंदर ये लिस्ट इन लोगों के नाम और इन लोगों के एड्रेस के साथ, इसके साथ साथ और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपने अगर उसको शेयर्स दिए हैं तो उसके शेयर्स का नंबर क्या है, वो शेयर्स किसके नाम पर है, फोलियो नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक में है तो डीपीआईडी क्या है, ठीक है। तो अनपेड मेंबर्स की लिस्ट 90 दिन के अंदर वेबसाइट पर डालनी है। अब यहां पर ये सारी की सारी चीजें का कारवां चलता रहेगा। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने क्या वो एक था टाइगर देखी है? एक था टाइगर सलमान खान वाली, उसके बाद वो आई थी टाइगर जिंदा है ना, ये सारी ना, हाँ। तो उसमें एक बात बताई थी कि 7 साल तक जोया और टाइगर को ढूंढने के बाद अब उन लोगों को मृतक घोषित कर दिया गया है, दे आर अनट्रेसेबल, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर पैसा है जो मेरा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में है, यहाँ पर अगर कोई भी इंसान डिविडेंड वारंट को लेकर आता है, जैसे कि मान लो छोटा भीम असलियत में आ गया,
छोटा भीम असलियत में था, हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे। और ये जाता है सीधा बैंक के पास जाएगा, क्योंकि मेरा अनपेड डिविडेंड अकाउंट बैंक में है। ये वहां पर जाके डिविडेंड वारंट देगा और इसका डिविडेंड वारंट वैलिड होगा कब तक? 7 सालों तक। 7 साल। शादी में 7 वचन होते हैं। उसके बाद 7 साल के बाद अगर आप सरकार को नहीं मिलते हो तो वो मान लेते हैं कि अब ये इंसान नहीं रहा दुनिया में। ठीक है, अब ये पैसे की लिस्ट आपने वेबसाइट पर डाल दी। कहता है जितने लोग आ गए क्लेम करने के लिए आ गए, नहीं आए तो कोई बात नहीं। आफ्टर 7 ईयर्स आपको क्या करना है? 7 साल के बाद आपको ये सारा पैसा, ठीक है, किन लोगों का? ऑफ मनी ऑफ डिविडेंड नॉट इन कैश, जो लोग पैसा लेने आए ही नहीं, डिविडेंड नॉट इन कैश, जिन्होंने पैसा इन कैश करवाया ही नहीं, डिविडेंड नॉट क्लेम्ड, जिन्होंने चेक तो ले लिया पर चेक लेके उसको इन कैश नहीं करवाया, या डिविडेंड जो था उसको क्लेम नहीं किया, या तो फिर दे हैव नॉट प्रेजेंटेड देयर वारंट्स। जैसे वारंट आता है ना, वो चेक की तरह आता है। अब उसने क्या किया? वो वारंट को लेकर बैंक ही नहीं गया, फ्रेम करा के सामने दीवार पे लगवा दिया। ठीक है, यहां पर पैसा आप अपने पास रख रहे हो, कोई बात नहीं। कहता है 7 साल के बाद ये पैसा चला जाएगा IEPF में। ये क्या है IEPF? IEPF इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड एंड प्रोटेक्शन फंड। कंपनी ने कितना पैसा ट्रांसफर किया जानते हो? 125,000 रुपीज। 125 लाख लिख लो, या चलो कोई बात नहीं, बड़े बच्चे हो गए हमारे, करोड़ों की बातें करते हैं। 125 करोड़ रुपया हर साल इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में आता है। जानते हो तुम लोग 125 करोड़ रुपए आ जाते हैं? हाँ सर, अच्छा एक बात बताओ, डिविडेंड जाएगा या शेयर्स भी चले जाएंगे? शेयर्स भी चले जाते हैं। वो सारे शेयर्स जहां पे नहीं आ पाए, वो सारे शेयर्स भी आप IEPF में फिर ट्रांसफर कर देते हो, अगर सामने वाला बंदा डिविडेंड भी नहीं ले रहा है तो। ठीक है सर, कंपनी ने अगर ट्रांसफर नहीं किया IEPF में तो सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का फाइन कंपनी पे, ऑफिसर जो है उसके ऊपर फाइन 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का, अगर यहां पर आप फेल करते हो तो। ठीक है, अब ये बताओ IEPF क्या होता है? यही बता रहा हूं फिलहाल। पॉज करो। अच्छा एक बात बताओ, अकाउंट है आप सब लोगों के पास? हाँ अकाउंट है ना हमारे पास। कौन सा अकाउंट है? पेटीएम का? नहीं, बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है सर, है। ठीक है, IEPF स्टैंड करता है फॉर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, मैंने क्या बताया? हर साल सरकार को कितना पैसा आता है इसके अंदर? सर 125 करोड़ रुपया बताया आपने। ठीक है, सेक्शन नंबर 125। ठीक है, अच्छा अब देखो, कोई भी अकाउंट में बेटा जो पैसा आ रहा है, जैसे आपके अकाउंट के अंदर लेटेस्ट से 5 करोड़ रुपए आ गए, तो वो क्या होता है? वो क्रेडिट होता है। और जहां पे आप खर्चा करते हो, जैसे आपने कहीं पे पैसे ऐड करे, लेटेस्ट से, चलो बहुत सिंपल सी बात लेते हैं, आपने कहीं पे पेमेंट करी तो आपका अकाउंट डेबिट हो जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है। ठीक इसी तरीके से बात करेंगे कि कहां कहां से पैसा IEPF अकाउंट में आता है। दैट फॉलोइंग अमाउंट्स आर क्रेडिटेड टू, फॉलोइंग अमाउंट्स are credited to IEPF, कि पैसा आता कहां से है और इस पैसे को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है। The very first is unpaid dividend। आपको पता है जो unpaid dividend which remains unpaid for a period of 7 years, वो IEPF में चला जाता है। इसके साथ साथ unpaid application money received by company for allotment of securities and due for refund, जैसे कि मान लो एक इंसान है, उसने अप्लाई किया, आपकी कंपनी के पास पैसा भेजा, क्योंकि आपकी कंपनी शेयर्स इशू करने जा रही थी। उस इंसान ने एप्लीकेशन मनी भेजा, बट अब क्या हुआ? उसको अलॉटमेंट नहीं हो पाई। अब अगर अलॉटमेंट नहीं हो पाई तो बेटा आपने रिफंड के लिए उसको वापस चेक भेजा, पर जब तक चेक भेजा तब तक वो इंसान वो घर छोड़कर जा चुका था।
अब वो चेक उसको नहीं मिल पाया, तो आप वो एप्लीकेशन मनी जो आपको मिला था अलॉटमेंट करने के लिए, बट आप उसको कहीं ना कहीं आप उस पैसे को वापस नहीं कर पाए, तो क्या करिए, सरकार को दीजिए, सरकार को दे दो। ठीक है, अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट। आपका डिपॉजिट है, किसी ने पैसा दिया था डिपॉजिट में, पर भाई और बहनों आज वो डिपॉजिट मैच्योर हो गया है, पर वो इंसान नहीं है। सर उसके बेटा बेटी को दे दो, अकेला था वो इस दुनिया में, मैं आवारा अकेला आदमी था बिल्कुल, अब क्या करें। ठीक इसी तरीके से अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स। मैच्योर्ड वर्ड लगाना डिबेंचर्स के लिए यहां पर ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब पेमेंट करने का टाइम आ गया है। इंटरेस्ट accrued on unpaid matured debentures and deposits। देखो आपने डिबेंचर्स को पे नहीं किया और जो डिपॉजिट्स है उनके ऊपर भैया रिटर्न भी तो जाती है, वो रिटर्न भी तो वो रिटर्न किस फॉर्म में होती है, इंटरेस्ट की फॉर्म में। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना सारा पैसा ये खुद जुगाड़ कर रहे होंगे, नहीं, कुछ गवर्नमेंट ने भी दिया होगा। यस, ग्रांट्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, किसके लिए, या फिर किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से उन्होंने क्या करा, डोनेशन दे दी आईईपीएफ को। ठीक है, फॉर पर्पस ऑफ आईईपीएफ। अगली चीज आप ध्यान देना, इंटरेस्ट और कोई इनकम, अदर इनकम received from or received out of investments made from IEPF। बेटा इन्वेस्टमेंट को छोड़ो, IEPF का पैसा था आपके पास, आपने उसको बैंक में रख दिया। अब ये पैसा जो आपके पास था आपने कहाँ रखा, बैंक के अंदर रख दिया। ब्याज आएगा उस पर, बिल्कुल सर आएगा। इंटरेस्ट आएगा ना, जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकारी वाले कैसे चल रहे हैं, उन लोगों को एक एफडी दे दी जाती है, 10,000 करोड़ रुपए की एफडी दे दी। अब उससे जो ब्याज आएगा उससे वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन चल जाता है, राइट। उससे सारी सैलरी सब कुछ सेटल करना होता है उन लोगों को, पैसा खर्च नहीं करना, ब्याज जो आ रहा है उसी से चलानी है खाली। चलो आगे लेके चलो, बोलो बेटा चले आगे। अच्छा अब एक और चीज, मैंने आपको बताया था कि यहां पर डिविडेंड तो जाएगा ही, पर साथ के साथ शेयर्स भी चले जाएंगे। जो शेयर्स हैं वो आपने आईईपीएफ में भी, वो आपके शेयर्स भी चले जाएंगे 7 साल के बाद। अब इन शेयर्स से रिलेटेड, इन शेयर्स पर कोई कुछ राइट्स आ रहे हैं, जैसे कि इन शेयर्स पर जो बोनस शेयर्स आ गए, राइट, कुछ बोनस शेयर्स आ गए, या इन शेयर्स को आपने सेल कर दिया, तो वो पैसा भी कहां आएगा, आफ्टर 7 ईयर्स और मोर। 7 ईयर्स और मोर के बाद कहां आ गए वो, आईईपीएफ पर। आईईपीएफ पे आने के बाद आपको बोनस शेयर्स मिले, उन शेयर्स के ऊपर, बहुत बढ़िया। आपने उन शेयर्स को सेल कर दिया तो वो भी तो इनकम ही है, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनको भी कहीं ना कहीं रिडीम होना था, वो रिडीम तो हो गए, बट रिमेन्ड अनपेड, वो भी क्या रहे, अनपेड रहे। आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो था वो बेचारा, उसने आपको पैसे दिए, पैसे देने के बाद वो पूरी दुनिया में अकेला था, उसका कोई रिश्तेदार नहीं था दोस्तों। अब वो ऊपर भगवान के पास चला गया। सर जबरदस्ती मार दो सबको, है फॉर 7 ईयर्स और मोर, और 7 साल से ज्यादा हो चुके हैं उस चीज को अनपेड या अनक्लेम्ड हुए, तो वो पैसा कहां आ जाएगा, आईईपीएफ में, ठीक है। अच्छा अब एक और चीज, इतना सारा पैसा है जा रहा है, इकट्ठा करे जा रही है सरकार, लगाएगी कहां पे। सबसे पहली बात, जो भी आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड है आपका, चलो ठीक है ऐसे लिखते हैं, जो भी रिफंड ऑफ अनक्लेम्ड डिविडेंड। पहले क्या होता था, पैसा यहां पर चला गया, छुट्टी, अब कुछ नहीं हो सकता। अब आपका पैसा गया, आप बाहर चले गए थे 20 सालों के लिए, आज आप वापस आए हो तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। मैच्योर्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, या फिर अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड मैच्योर्ड डिपॉजिट, अनक्लेम्ड मैच्योर्ड डिबेंचर्स,
अनक्लेम्ड एप्लीकेशन मनी, जो आपने एप्लीकेशन मनी आप शेयर्स के लिए अप्लाई करके चले गए थे, वो बेचारों ने चेक भेजा, एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। अब वो सारा पैसा अगर आप कल को 7 साल के बाद जिंदा मिलते हैं, मतलब कानून के हिसाब से सही बात बोले तो 7 साल के बाद आप वापस आ जाते हैं, जैसे वो नाटकों में नहीं होता 20-20 साल के बाद वो सीरियल में दिखाते हैं कि वो इंसान नहीं रहा, पर वो घूम के आ जाता है वापस। ठीक उसी तरीके से अगर आप वापस आ जाते हैं तो वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, रिफंड। द नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन, promotion of investor education and protection and awareness भी लिख लो, राइट। वो एक ऐड आती है ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हाँ, इस स्कीम से रिलेटेड सभी दस्तावेज बहुत महत्वपूर्ण है, निवेश करने से पहले पूरी जानकारी को अच्छे से पढ़ें। सो जस्ट लाइक दैट यू आर मेकिंग पीपल अवेयर कि भैया पैसा लगाने से पहले देख लो, ठीक है। अब ये पैसा और भी यूज किया जाता है इन रीइंबर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस अंडर सेक्शन 37 and 245 of Companies Act 2013 if sanctioned by NCLT। अब देखो मेंबर्स हैं, राइट, आपके मेंबर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं या डिपॉजिटर्स हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं एक केस फाइल कर दिया था। 245 में आपने क्लास सूट के बारे में, 37 में क्लास सूट के बारे में थोड़ा सा कहीं ना कहीं सुना होगा। अगर एनसीएलटी अलाउ करता है बेटा, तो जो भी आपके लीगल एक्सपेंसेस में खर्चा आया है वो पैसा आपको रियम्बर्स कर दिया जाएगा, यानी कि जितना भी पैसा आपका खर्च हुआ है सारा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। और वो मिलेगा कहां से? इस आईईपीएफ फंड से, अगर एनसीएलटी अलाउ करता है तो, ठीक है। अब द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये लास्ट पॉइंट है बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ discharged amount among eligible and identifiable applicants for shares or debentures, holders or depositors who have suffered loss due to wrongdoing by any person नोट करो, फिर समझाता हूं, नोट करो, आराम से नोट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब इसका मतलब क्या होता है कि ध्यान से सुनना कि एक कंपनी है बेटा, उस कंपनी ने क्या किया है, वो कंपनी ने या फिर कुछ लोगों ने कहीं ना कहीं कुछ गलत करके, अच्छा आप लोगों ने फुकरे 2 देखी है? फुकरे 2, फुकरे 2 के अंदर क्या होता है, वो लोग एक फर्जी कंपनी बनाते हैं। वो कंपनी क्या करती है, लोगों से पैसा ले लेती है 1 लाख रुपया और कहती है कि 1 महीने के अंदर डबल, कि 1 मंथ के अंदर हम आपको डबल वापस करेंगे। और ये जो कंपनी होती है वो 4 फुकरों की, वो जाके लॉटरी में इन्वेस्ट कर देती है, जो बाबूलाल भाटिया की है, ठीक है, लॉटरी में इन्वेस्ट कर देती है। अब ये लॉटरी का चक्का चलता नहीं और ये सारे के सारे फुकरे फंस जाते हैं। अब इन्होंने जो किया है वो है रॉन्ग डूइंग। वो क्या है? रॉन्ग डूइंग। बीच में बाबूलाल भाटिया जो मिनिस्टर है वो देवता बन के आता है, कहता है ये जितना भी लॉस आप सब लोगों का हुआ है, जो इनका पैसा डूब गया है, वो सारा पैसा मैं वापस रीपे कर दूंगा। बस ये जो रीपेमेंट हो रही है ये आईईपीएफ से हो रही है। देखो अब बात को समझो, बाबूलाल भाटिया के पैसा वापस कर देता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्चार्ज्ड अमाउंट अमंग एलिजिबल एंड आइडेंटिफाइबल एप्लीकेंट्स।
उसमें क्या होता है बेटा, अब वो आके पैसा वापस करता है, चेक करता है कौन कौन सा इंसान ने पैसा लगाया था, कौन कौन सा इंसान है जो शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर है जिसको लॉस हुआ है। उन सब लोगों को रॉन्ग डूइंग्स की वजह से जो भी लॉस हुआ है उसका पैसा वापस कर दिया जाएगा। किसमें से? आईईपीएफ में से। किसमें से? आईईपीएफ में से। आई बात समझ? चलें आगे। और हमेशा मैंने बताया है, पॉइंट बढ़ाने के लिए हमेशा लिखते हैं ना, एनी अदर पर्पस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, लिख देना और कोई पर्पस जो भैया प्रिस्क्राइब किया गया हो, जहां पे ये चीज बताई गई हो। सर ये जो फंड है इसके लिए कोई अथॉरिटी भी है? हाँ, अथॉरिटी भी है, इसकी अथॉरिटी भी है, पर अथॉरिटी अभी बनी नहीं है। उस अथॉरिटी के अकाउंट्स भी हैं, उस अथॉरिटी की मीटिंग्स भी हैं, उनके रूल्स भी हैं। 2016 में उनके रूल्स है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स, होल्डिंग ऑफ मीटिंग एंड प्रोविजन फॉर ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स रूल्स 2016। 2016 में ये रूल्स भी आए। उन्होंने ये बताया कि अब अथॉरिटी काम क्या करेगी, टर्म कितना होगा, राइट, वो सारी चीजें उन्होंने बताई वहां पर। अब आईईपीएफ को लेकर ठीक है, दैट्स इट, बहुत है। इससे ज्यादा आपको कहीं ना कहीं करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। इससे ज्यादा करने की जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। ठीक है, दैट्स इट बेटा, वी आर डन फॉर द डे। जो डिविडेंड में जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी वो सारी हमने कर ली हैं। नाउ बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, विल कैच यू नेक्स्ट क्लास, बाय।